नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम करेंगे जो कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है, सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे। जो उसमें अध्याय 3 है, स्थल रूप एवं जीवन उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। जो शुरू के 2 अध्याय हैं, उनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आप उनके प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको संपूर्ण बुक के जितने भी अध्याय हैं, उन सब के अभ्यास के प्रश्न उत्तर मिल जाएँगे। तो चलिए, आज के जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, उनको हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए पहला जो प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार से है कि आपका कस्बा या गांव या नगर जहां भी आप रहते हैं वहां किस प्रकार का स्थल रूप पर स्थित है। इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं आप अपने आसपास देखते हैं। देखिए इसमें पूछा है कि आप जहां पर रहते हैं, चाहे किसी गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं या कस्बे में रहते हैं, तो वहाँ पे कौन-सा स्थल रूप है? वहाँ पर कौन-सा स्थल रूप है? सबसे पहले अगर आपने ये अध्याय नहीं पढ़ रखा, तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि स्थल रूप क्या होता है। तो उसके लिए पहले अध्याय पढ़िए, अगर आपको अध्याय पढ़ना है, तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपकी हमने एक-एक पाठ की एक-एक लाइन को समझा रखा है, वहाँ से आप इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अभ्यास के प्रश्नोत्तर करने हैं, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि स्थल रूप क्या होता है, कि जैसे आपकी पृथ्वी होती है, तो उसपे आपको मेनली 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है। एक पहाड़, दूसरा पठार और तीसरा है मैदान। इन 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है कि ये स्थल का रूप है, पृथ्वी पे जो स्थल है ना, सतह है, उसका रूप है कि आप जहाँ भी जाएँगे या तो आपको पहाड़ मिलेंगे या पठार मिलेंगे या मैदान मिलेंगे। और एक छोटा-सा टॉपिक मरुस्थल का भी दे रखा है, लेकिन जो मेनली कवर किए हुए हैं इस अध्याय में, वो 3 ही चीज़ हैं। तो आपको ये बताना है कि जो आप रहते हैं, वो एरिया पहाड़ी है, मैदानी है या फिर पठार है और उसमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं। तो आपको आप देख लीजिए अपने चारों तरफ कि जैसे हम यहाँ पर रहते हैं, ये एक मैदानी भाग है। क्या है? मैदानी भाग है, यहाँ मैदान है, ज़मीन बिल्कुल प्लेन सरफेस है। कहीं पर आप देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आप अगर दक्षिण भारत में हो तो वहाँ पे पठार हो या फिर उत्तराखंड जैसे किसी राज्य में हो हो सकता है कि आपको वहाँ पर स्थल रूप पहाड़ी हो। तो ये आप स्थल रूप का पता लगा लेंगे कि यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा कि आप किस स्थल रूप पर स्थित है। ये तो आपने पता लगा लिया अपने चारों ओर देखकर। क्लियर हुई ये बात कि आपके आसपास गांव या शहर का स्थल रूप कौन-सा है? उसके बाद है कि इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से कौन-सी विशेषताएँ आप अपने आस-पास देखते हैं? जो स्थल रूप है, उसकी विशेषताएँ इस अध्याय में बताई गई है, तो आपके जो आस-पास स्थल रूप है, उसमें क्या वो विशेषताएँ हैं? तो उसके लिए आपको बताया गया है कि प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के अनुसार करें। अब हम एक बार विशेषताएँ पढ़ लेते हैं प्रश्न संख्या 2 में, तब आपको वापस इसी क्वेश्चन पे आना है और ये देखना है क्या वो विशेषताएँ यहाँ पर हैं आपके आस-पास के स्थल रूप में? तो चलिए एक बार प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है, हम फिर इस क्वेश्चन पे वापिस आएँगे। तो ये आपके सामने प्रश्न नंबर 2 आ गया अभी। आइए छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर चलें और इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल रूपों के बारे में बताइए। इसने कहा है कि हम जैसे हमने पाठ में यात्रा की थी जब अध्याय पढ़ा था, तो उस पाठ में एक यात्रा का ज़िक्र था और वो यात्रा थी कि सबसे पहले हम चले थे छोटा नागपुर से। कहाँ से? छोटा नागपुर से।
जब आप छोटा नागपुर पहुँचे, तो यहाँ पे दिखा आपको पठार। क्या दिखा? पठार। झारखंड में है ये पठार। क्लियर है? झारखंड राज्य में एक जगह है छोटा नागपुर, वहाँ पे ये पठार है, जहाँ का जो स्थल रूप क्या है? पठारी है, पठारी वहाँ पर भूमि है। उसके बाद छोटा नागपुर से जाना है आपको प्रयागराज। प्रयागराज में आपको क्या मिला? प्रयागराज में कैसे स्थल रूप है? प्रयागराज में मिले आपको मैदान। क्या मिले? मैदान। आपको ये बात ध्यान से हमें लिखनी है कि जब हम छोटा नागपुर में जाएँगे, तो हमें पठार स्थल रूप मिलेगा, और जब हम प्रयागराज पहुँचेंगे, तो जो स्थल रूपों का प्रकार होगा, वो मैदानी हमें मिलेंगे या मैदान मिलेंगे। और जब हम अल्मोड़ा पहुँचेंगे, अल्मोड़ा भी एक जगह का नाम है, प्रयागराज है आपका यूपी मतलब है उत्तर प्रदेश में। और जब आप अल्मोड़ा पहुँचेंगे, अल्मोड़ा आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड एक बार यूटीआर कर देता हूँ कि उत्तराखंड राज्य में है, यहाँ पे आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। ये बात समझ में आई आपको? तीनों स्थल रूप हो गए कि अलग-अलग प्रकार के स्थल रूप होते हैं। तो ये यात्रा का ज़िक्र किया है कि छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर चलें, इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल रूपों के बारे में बताइए। तो आपने बता दिया कि जब हम छोटा नागपुर पहुँचेंगे, तो वहाँ पे पठार स्थल रूप दिखेगा। जब हम प्रयागराज पहुँचेंगे, तो हमें मैदानी भाग दिखेंगे, और जब हम अल्मोड़ा पहुँचेंगे, तो हमें पहाड़ी स्थल रूप दिखेंगे। ये बात क्लियर हुई आपको? फिर आपको इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल रूपों के बारे में बताना। ये बता दिया, अब थोड़ी-सी इनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। की क्या-क्या विशेषताएँ हैं? तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वत की। किसकी बात करेंगे? पर्वत की। ये क्योंकि आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये लेसन नहीं पढ़ा होगा। अगर लेसन नहीं पढ़ा होगा, तो समझने में दिक्कत होगी, तो एक बार लेसन ज़रूर पढ़ लें। तो ये देखिए पर्वत भी। अब हम पढ़ेंगे पर्वत के बारे में सबसे पहले। पर्वत की सतह पर सॉरी पर्वत की सतह पर ये पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचा उठा हुआ भाग, जो आसपास की भूमि से काफी ऊंचा होता है। पर्वत की परिभाषा दी है। ये क्या है? पृथ्वी की सतह पर। ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी की सतह है। इससे क्या है? ये बहुत ऊंचा उठा हुआ भाग है। और जो आसपास की इसके आसपास की भूमि है ना, उससे काफी ऊंचा होता है, उसे पर्वत कहते हैं। बात समझ में आई? कि जो पृथ्वी की जो सतह है, उससे काफ़ी ऊँचा उठा हुआ भाग होता है, और इसे ये जो आस-पास की भूमि होती है ना, उससे काफ़ी ऊँचा होता है, उसे पर्वत कहते हैं। अब पर्वतों की कुछ विशेषताएँ हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है। पर्वतों की ढालें तीव्र होती हैं। ढालें क्या होती हैं? जो ये है ना आपकी ढाल, इसको क्या बोलते हैं? ढाल है। ये क्या होती है? तीव्र होती हैं, और इसके शिखर हैं वो नुकीले होते हैं। ऊपर से देखिए इसकी चोटी, नुकीले हैं ना? तो ये इसकी पहली विशेषताएँ हैं कि इनके ढाल क्या होते हैं? तीव्र होते हैं, और शिखर नुकीले होते हैं। पर्वतों की ऊंचाई लगभग 600 मीटर से अधिक होती है। ये सिर्फ ऊंचाई की विशेषता बताई है, कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। यहाँ का मौसम ठंडा होता है। इसने कहा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, तो मौसम क्या होता जाता है? ठंडा होता जाता है। और आपको पता है कि पर्वत ऊंचाई पर हैं, और जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो मौसम ठंडा होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ का मौसम ठंडा होता है। पर्वतों से नदियाँ निकलती है, जब बारिश होता है तब भी नदियाँ निकलती है, और कुछ पर्वत जो बहुत ज़्यादा ऊँचे होते हैं, उन पर बर्फ जमी होती है, और जब गर्मी का मौसम आता है, तो जो वो बर्फ पिघलती है, और बर्फ का पानी नदियों के रूप में मैदानी भागों में आता है। ये हो गया आपका। कुछ पर्वतों पर बर्फ जमी रहती है, जैसे हिमालय, ये आपको बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर वन, जानवर और बहुत सी औषधियाँ भी पाई जाती है पर्वतों पर। वन पर्यटन और धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। वन है,
सॉरी पर्वत है वो पर्यटन भी पर्यटक भी घूमने जाते हैं और वहाँ पे धार्मिक स्थल भी होते हैं। तो अब मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूँ कि पर्वत की विशेषताएं पढ़ ली। अब पहले क्वेश्चन में मैं बात करूंगा कि जो लोग पर्वतीय स्थल रूप में रहते हैं तो उनको ये बताना है क्या इन विशेषताओं में से कौन-कौन सी विशेषताएं हैं आपके स्थल रूप में। कि आपके स्थल रूप पे कोई धार्मिक स्थल है, कोई औषधि पाई जाती है, कोई नदी निकलती है, ऊंचाई कितनी है, जो पर्वतों की ढाल तिरव है या नहीं, या शिखर नुकीले है या नहीं, ये विशेषताएं आपको बतानी है पहले क्वेश्चन में। अगर आपके जो स्थल रूप है जहां आप रहते हैं, उस स्थल रूप पर्वतीय है या फिर पहाड़ी है तो क्लियर है बात। चलिए अब हम हमारा दूसरा है पठार। पठार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक ऐसे में पठार के बारे में सॉरी पढ़ना है। पर्वत क्या है, सॉरी जैसा पठार है ना पर्वत की तरह ही एक ऊंचा और समतल भूभाग जिसके चारों ओर ढाल किनारे घेरे होते हैं उसे पठार कहते हैं भी। एक मिनट देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ ढाल। ठीक है, जिसका ढाल क्या होते हैं, सीधे होते हैं भी। एक ऊंचा और समतल भूभाग जैसे ये आपकी पृथ्वी की सतह हो गई। क्लियर है बात। और जैसे ये तो पर्वत है आपका, आपको पर्वत दिख गया, लेकिन ये देखिए इस तरह मेज की तरह भी, ठीक है? मेज की तरह बना होता है ऐसे ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं भी। एक ऊँचा भी है और ऊपर से समतल भूभाग जिसके चारों ओर ढाल या फिर किनारे होते हैं। देखिए, इसके चारों तरफ ढाल है या फिर इसके जैसे मेज होता है ना आपका, मेज के किनारे होते हैं, वैसे ही पठार के भी किनारे होते हैं। ये बात क्लियर हुई, उसे क्या बोलते हैं? पठार कहते हैं। पठार और पर्वत में एक ही अंतर है कि पठार ऊपर से समतल होता है और पर्वत ऊपर से नुकीला होता है। इसके ये जो ढाल होते हैं तिरव होते हैं और इसके जो ढाल होते हैं बिल्कुल खड़े होते हैं। क्लियर है बात? अब इसकी विशेषताएं, यह भूमि की ऊंचाई पर स्थित होती है लेकिन इसका ऊपरी भाग समतल होता है। ये बात मैंने आपको समझा दी, ऊपर का भाग समतल होता है। पठार को टेबल लैंड भी कहते हैं, मतलब कि एक टेबल की जैसी आकृति बन रही है, इसलिए इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। यहाँ खनिजों की भरपूर मात्रा मिलती है, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में। ये पठार है ना, इसमें क्या है, खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। जैसे आपकी झारखंड और छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ कोयला है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और झारखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा कोयले की खानें हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपकी विशेषताएँ? कुछ पठार उपजाऊ होते हैं और खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, कुछ पठार खनिज संसाधन होते हैं और कुछ पठार क्या होते हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है ना उपजाऊ होती है और वहाँ पर ये आपके खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। पठारों पर जनसंख्या कम होती है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा जो ये आपके तरक्की वाले चीज़ें हैं ना, खेती करना ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जलवायु थोड़ी-सी वहाँ की कठिन होती है, तो इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम रहती है। यह क्षेत्र उद्योगों के लिए भी उपयोगी होता है। अब आप कहेंगे आपने पढ़ा होगा कि जहाँ समतल भूमि होती है उद्योग लगाना वो उद्योगों के लिए उपयुक्त है। लेकिन हम पठार में क्या चीज़ें देखते हैं, जो संसाधन मिलते हैं ना वहाँ पे, जैसे अभी बताया जो खनिज पदार्थ है और चीज़ें हैं, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए वहाँ पर उद्योगों के लिए उपयोगी होता है ये क्षेत्र। तो अब आप दोबारा फर्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। उसमें पूछा था कि आपके स्थल रूप में कौन-सा है और क्या विशेषताएँ हैं? पर्वत थी उसकी विशेषताएँ देख ली। अगर आप अब पठारों में रहते हैं, तो इनमें से बता दीजिए कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं। मतलब अगर ये खनिज है तो कौन से खनिज है आपके आस-पास? अगर भूमि उपजाऊ है तो कौन-सी खेती होती है? जनसंख्या कितनी है? जो आपके ऊँचाई पठार की कितनी, ये सारी चीज़ें आपको विशेषताओं में बतानी है। अब हम बात करते हैं मैदानी भाग की और नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत जहाँ आपके पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य कहाँ आते हैं? मैदानी भागों में आते हैं। पृथ्वी की सतह का सपाट और नीचा क्षेत्र जिसे मैदान कहते हैं। बिल्कुल आसान है। अब इस चीज को मैदान को समझ लीजिए। ये पृथ्वी की सतह है,
इसके बराबर ही मिलेगा आपको। अब मुझे बताइए ये क्या है? पर्वत। ये क्या है? पठार। और ये क्या है? मैदानी भाग। पृथ्वी की सतह का सपाट और नीचा क्षेत्र, जिसे मैदान कहते हैं। सपाट किसे कहते हैं? मतलब सपाट होता है प्लेन, समतल एकदम, ठीक है? जैसे आपका मेज है, क्या है? सपाट है ऊपर से, ठीक है? पहाड़ क्या सपाट है ऊपर से? नहीं है। तो ये क्या होता है? सपाट मैदान होता है बिल्कुल, ठीक है? मैदानों में मिट्टी उपजाऊ होती है और कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। देखिए, मैदानों की जो मिट्टी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि जो ये मैदानों की जो मिट्टी है ना, ये किसके द्वारा लाई गई है? नदियों के द्वारा। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती, नदियों में बाढ़ आती है, तो नदियों अपने साथ बहुत सारे तलछट बोलते हैं उसको, या अवसाद बोलते हैं, वो बहाकर लेके आती है। और बाद में जब पानी सूखता है, तो वो ऊपरी परत जो दूसरी मिट्टी की भाकर लाई गई थी, वो उन मैदानों में जमा कर देती है। इस प्रकार ये मैदान उपजाऊ हो जाते हैं। कैसे? समझ लीजिए एक बार। ये कोई नदी है, ये जब बाढ़ आती है तो इस प्रकार इस क्षेत्र में ये बहुत तेजी से बह के चलती है, और यहाँ जो ऊपरी परत थी पहाड़ों से जो भी चीजें ये बहाकर लेके आई, यहाँ जब मैदानों में पहुंचेगी तो यहाँ उन चीज को ऊपरी परत को छोड़ देगी, और जब पानी सूखेगा तो ये यहीं पे जमा हो जाएंगे, और जो ऊपरी परत बहाकर लेके आई थी वो यही जमा होगी। और आपको पता है जो ऊपरी परत होती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, तो सारी ऊपरी परत उसने यहाँ छोड़ दी, तो इस प्रकार मैदान क्या हो गए? उपजाऊ हो गए। ये फर्स्ट क्लियर हुआ आपको? इन क्षेत्रों में नदियां बहती है और बड़ी आबादी बसती है अभी। अब देखिए एक क्वेश्चन जो ओल्ड एनसीईआरटी थी, आपकी पुरानी बुक थी, उसमें पूछा जाता था पहाड़ों में कम जनसंख्या क्यों निवास करती है और मैदानों में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है? तो सीधा सा आंसर है कि पहाड़ों में जीवन काफी मुश्किल है, वहां सड़कें बनाना, उद्योग लगाना, खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है, जलवायु भी वहाँ की कठिन है, लेकिन मैदानों में सब चीज़ें इनसे उल्टी है। सड़कें बनाना, उद्योग लगाना, मकान बनाना, खेती करना, भूमि उपजाऊ है, सारी चीज़ें बढ़िया है, इसलिए यहाँ पर बड़ी आबादी आबादी मतलब जनसंख्या, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। मैदानों में नदियाँ बहती हैं, जो सिंचाई में मदद करती है। ये क्लियर होगा पॉइंट। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, क्योंकि रहना और आना जाना आसान है, मकान बनाना आसान। जनसंख्या घनत्व क्या होता है अभी? एक वर्ड आ गया, जनसंख्या घनत्व, जो आपके आगे भी सामाजिक में काम आएगा। ये देखिए, ये हमने 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा ये एरिया ले लिया। क्लियर है बात? और एक एरिया ये है 1 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर लंबा। अब यहाँ पे 4 आदमी रहते हैं और यहाँ पे 2 आदमी रहते हैं। ये बताइए जनसंख्या घनत्व कहाँ पर ज़्यादा है? जिस एरिया में ज़्यादा रहते हैं ना, एरिया इतना ही है, ठीक है? यहाँ पे भी एरिया इतना लिया, और हम देखेंगे कि इसमें 4 लोग रहते हैं, इसमें 2, तो जनसंख्या घनत्व इसका ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व में हम ज़मीन देखते हैं, उस ज़मीन में कितना है अभी, ठीक है? अब देखिए जैसे ये पहाड़ है अभी, बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे मान लो कि 10 लोग रहते हैं, और इतने ही एरिया में अगर मैदानी भाग है, यहाँ पे 20 आदमी रहते हों, एरिया दोनों का बराबर होना चाहिए, उसमें हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा आदमी रहते हों, 20 रहते हों, तो इसका घनत्व ज़्यादा है। जैसे आप देखेंगे गाँव के घनत्व से, अभी मुझे ये बताइए, गाँव में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है या फिर शहरों में? तो ये आपको पता है कि शहरों में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जनसंख्या घनत्व क्या होता है। यहाँ पर बड़े-बड़े शहर और गाँव बसते हैं मैदानी भागों में, ये बात क्लियर है। मैदानों में सड़कें, रेल और अन्य सुविधाएँ विकसित होती है, मतलब रेल लाइनें आसानी से बिछा सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं। तो फिर आपको मैं एक बार दोबारा फर्स्ट क्वेश्चन में ले जाता हूँ कि अब आपको वही, अगर आप मैदानी भागों में रहते हैं, तो आपको ये सारी विशेषताएँ बतानी है कि आपके आस-पास कोई नदी बहती है, कोई रेल लाइन है, या कोई अन्य बड़ा शहर है, किस प्रकार की खेती की जाती है, वो आपको बतानी है।
तो मैं आशा करता हूँ कि पहले जो 2 क्वेश्चन थे आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब ये है भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सूची बनानी है और यहाँ भी लिखिए कि वे कौन से स्थल रूप के अंतर्गत आते हैं। तीर्थ स्थल मतलब वो स्थान जहाँ पूजा पाठ की जाती है, वो स्थान आपको बताने हैं और ये भी बताने हैं कि वो कहाँ पे है, पठारों में है, मैदानी भागों में है या पर्वतों पर है। तो चलिए एक सूची में आपको दिखा देता हूँ अभी, ये देखिए। जो पर्वतीय क्षेत्र हिमालय और अन्य पर्वत जैसे आपका केदारनाथ कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। ये कैसा स्थल रूप है? ये पहाड़ों पर है, पर्वत पे है। बद्रीनाथ उत्तराखंड पर्वत पर है। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर पर्वत। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इनमें से आप किसी स्थान पर घूमने गए हैं कभी? अमरनाथ जम्मू कश्मीर पर्वत पर है। यमुनोत्री उत्तराखंड पर्वत। गंगोत्री उत्तराखंड पर्वत। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड पर्वत। ये सब तीर्थ स्थान हैं, ये इनके राज्य हैं और ये स्थल रूप है। आप 2 या 3 इनमें से याद कर लीजिए। उसके बाद ये पर्वतीय हो गए, उसके बाद देखिए पठार में भी जो शिरडी है वो महाराष्ट्र में स्थल रूप कैसा है? वहां पर पठारी है। पंढरपुर महाराष्ट्र में पठार। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में पठार। ये श्रीशैलम आंध्र प्रदेश पठार। हम्पी विठल मंदिर वहां पे कर्नाटक पठार। बेलूर और हेलेबिड कर्नाटक पठार। ये पठारी आपके तीर्थ स्थल हो गए। समझाने वाली बात नहीं, आपको याद करने हैं कि पठारों में कौन कौन से हमारे तीर्थ स्थल है और मैदानों में कौन से। ये मैदानी भी नॉर्थ इंडिया भी। वाराणसी काशी भी उत्तर प्रदेश मैदान में है। प्रयागराज त्रिवेणी जहाँ पे कुंभ का मेला लगा था, आपके गांव से शहर से गए होंगे, ये मैदानी भाग में है। मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश मैदान में है। हरिद्वार उत्तराखंड मैदानी भाग में है। अजमेर शरीफ राजस्थान मैदानी भाग है। गया बिहार मैदान। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा, ये भी मैदानी भाग में है। तो ये चीजें ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन थे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम सही या गलत की बात करेंगे। अब इसने कहा जो हिमालय है ना, हिमालय गोल शिखरों वाली एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसने कहा कि हिमालय के जो शिखर हैं वो गोल हैं और पर्वत नवीन है भी। पर्वत क्या है? नवीन है, मतलब नया पर्वत है, युवा पर्वत है। अगर आपने पाठ पढ़ा हो तो अब तक आप इसका आंसर बता देते। अब देखिए 2 प्रकार के हमारे पर्वत है, एक अरावली और एक हिमालय। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो क्या है? इस प्रकार की है। ये क्या क्या ऊपर से ये गोल है? गलत बात होगी। तो ये हिमालय गोल शिखरों वाली नहीं है। नवीन पर्वत श्रृंखला ये बात सही है कि जो पर्वत ऊपर से नुकीले होते हैं वो नए पर्वत होते हैं। तो एक बात सही एक बात गलत, तो ये क्या है? रोंग। क्योंकि हिमालय के ये रोंग क्यों हुई? क्योंकि हिमालय के जो शिखर है वो गोल नहीं है, बिल्कुल नुकीले हैं। जो गोल शिखर हैं वो आपके अरावली पर्वत के हैं इस प्रकार से। ये बात क्लियर हुई आपको? पठार प्राय एक ओर से उठे होते। अब पठारों को देखिए आप एक बार। ये देखिए ये भूमि का समतल हिस्सा और ये पठार। क्या ये एक साइड से उठे हुए हैं या चारों साइड से उठा होता आपका मेज? चारों साइड से। तो ये बात भी क्या होगी आपकी? गलत। पठार एक ओर से नहीं चारों तरफ से उठे होते हैं। क्लियर है? पर्वत और पहाड़ियां एक ही प्रकार के स्थल रूप है। पर्वत और पहाड़ियां दोनों एक ही प्रकार के स्थल रूप है। इसको बताइए आप, मन मन में अंदाजा लगाइए। आधे सोच रहे होंगे पहाड़ छोटा, सॉरी पहाड़ बड़ा पहाड़ियां छोटी पर्वत। अब देखिए ये आपका पर्वत और ये आपकी पहाड़ी। अब इनमें देखिए दोनों जमीन से ऊपर हैं, अपने आसपास का जो क्षेत्र है उससे भी ये ऊपर से नुकीले हैं। तो हम इसमें हम आंसर करेंगे
पर्वत और पहाड़ियाँ एक ही प्रकार के स्थल रूप है, ये बिल्कुल राइट है। ये रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग था। ये समझ में आया? हमें अंतर नहीं देखना है, हमें स्थल रूप देखना है, क्या दोनों एक ही प्रकार के पर्वत और पहाड़ियाँ? हाँ, बिल्कुल एक ही प्रकार के हैं। अब है भारत में पर्वत, पठार और नदियों में एक ही प्रकार के वनस्पति और प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, इसने कहा कि भारत में आप कहीं पे भी चले जाओ, पर्वत में जाओ, पठार में जाओ या मैदानी भागों में जाओ, एक ही प्रकार के पेड़-पौधे, एक ही प्रकार के प्राणी और एक ही प्रकार के वनस्पति मिलेगी, पेड़-पौधे आगे वो भी। तो क्या पूरे भारत में सेम प्रकार के मिलते हैं? नहीं, ये बात क्या है? रॉन्ग है कि एक ही प्रकार के नहीं मिलते। पहाड़ों में जाओगे आपको अलग प्रकार के प्राणी और पेड़-पौधे मिलेंगे, मैदानी भाग में आओगे वहाँ अलग प्रकार के मिलेंगे और जब आप पठारों में जाओगे तो अलग प्रकार के जीव-जंतु और पेड़-पौधे मिलेंगे। गंगा यमुना की सहायक नदी है भी। ये देखिए कि इस प्रकार से गंगा बहती है और यमुना उसमें मिलती है। तो यमुना क्या है? सहायक नदी भी। यमुना क्या है? सहायक नदी और इसने क्या बोल रखा है? गंगा सहायक नदी है। आपको पजल करने की कोशिश की है, गंगा सहायक नदी नहीं, सहायक नदी तो कौन है? यमुना है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग। बात क्लियर हुई आपकी? अब है मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होता मतलब कह रहा है कि जो मरुस्थल का जो वनस्पति है ना पेड़ पौधे और जो प्राणी है वो विलक्षण मतलब अलग प्रकार का है बाकियों से। ये बात बिल्कुल सही है भी। वहां पे कैक्टस है जैसे ऊंट है इस प्रकार के जीव जंतु कैक्टस जैसे पेड़ पौधे कटीले तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है। हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है मतलब बर्फ के पिघलने से नदियों में जल आता है। ये बात बताइए। वैसे तो वर्षा से भी नदियों में जल आता है लेकिन बर्फ के पिघलने से जैसे गंगा नदी में जो हिमालय का जो छोटी-छोटी हिमालय एक तो क्या होता है पूरी ऊंचाई पे होता है, वहाँ मौसम कभी गर्म नहीं होता इसलिए वो बर्फ हमेशा जमी होती है। लेकिन जो हिमालय से थोड़े से छोटे पर्वत हैं, हिमालय में जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो बर्फ पिघलने लगती है और गंगा नदी में और उसकी सहायक नदियों में पानी आता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बर्फ के पिघलने से नदियों में पानी आता है। मैदानों में नदियों द्वारा एकत्रित किए गए तलछट भूमि को उपजाऊ बनाती है। ये हमने समझ लिया था प्रश्न में कि किस प्रकार नदियां मैदानों को उपजाऊ बनाती है। अपने साथ जो पदार्थ भाग के लेके आती है ना, उसको बोलते हैं तलछट भी। ठीक है, जहाँ भूमि वो जमा करते हैं। सभी मरुस्थल गर्म होते हैं। तो ये बताएगा भी कपिल, क्या सभी मरुस्थल गर्म होते हैं? ये मना कर रहा है कि सभी मरुस्थल गर्म नहीं होते। तो फिर कैसे होते हैं? कहीं ठंडे और कहीं गर्म आपको मैं बताता हूँ मरुस्थल होते क्या हैं? एक ऐसा वृत्त क्षेत्र मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ पे पेड़-पौधे, वनस्पति बहुत ज़्यादा कम हो और बारिश बहुत ही कम होती हो लगभग न के बराबर। तो मरुस्थल आपके क्या हो सकते हैं? ठंडे भी हो सकते हैं। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत का जो लद्दाख मरुस्थल है वो क्या है? ठंडा है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो नीचे अंटार्कटिका जहाँ जैसे ये पृथ्वी है यहाँ पे जो आपका उत्तरी ध्रुव पे बर्फ जमी हुई ये भी मरुस्थल है और नीचे अंटार्कटिका यहाँ पे भी बर्फ है। ये क्या है? ठंडे मरुस्थल हैं। बात क्लियर हुई आपकी यहाँ तक? अब हम आगे चलते हैं और इसमें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था बच्चों को कि शब्दों के जोड़े बनाइए। ठीक है? क्लियर है लास्ट है ये। इसके बाद हम क्लास को समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे अगले अध्याय के अभ्यास के प्रश्न उत्तर में। शब्दों के जोड़े बनाइए एवरेस्ट गिरीशरंग गिरीशरंग मतलब पर्वत की चोटी गिरीशरंग मतलब पर्वत की चोटी तो इसको बता दीजिए ये क्या है ये मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच और इसी प्रकार इसके सामने हम मैच करेंगे ए के सामने ए लिखेंगे एवरेस्ट गिरीशरंग क्या काम आती है भाई अफ्रीका तो यहाँ होगा
वहाँ पर्वतारोही बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसलिए ये पर्वतारोहण भी। ठीक है? उसके बाद राफ्टिंग। राफ्टिंग क्या होता है? एक गेम होता है जब नदी पहाड़ों में से निकलती है ना ऐसे नीचे आके पहाड़ी एरिया में बहुत तेज, तो इस प्रकार के किश्ती वगैरह लेके उसमें बैठते हैं, लाइफ जैकेट उसमें पहनते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ राफ्टिंग क्या होती है, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए भी। चलो ये बाद में कर लेंगे हम, एक बार आपको मैं राफ्टिंग ही दिखा देता हूँ। आपके मन में कन्फ्यूजन रहेगा कि राफ्टिंग क्या होता है? ये दिख रही है आपको डायग्राम? ये क्या कर रहे हैं? राफ्टिंग कर रहे हैं इस प्रकार की इसमें बैठ के ये जो पहने हुए हैं ना, ये क्या है आपकी लाइफ जैकेट है। ये क्या है? लाइफ जैकेट ये पहने हुए हैं, ठीक है? अगर ये नाव पलट भी जाए तो क्या होगा? ये लाइफ जैकेट इनको डूबने नहीं देगी और ऊपर हेलमेट भी ज़रूरी है। आप भी कभी हरिद्वार वगैरह घूमने जाओ तो लाइफ जैकेट पहन के राफ्टिंग ज़रूर करना। तो राफ्टिंग कहाँ होगी? गंगा नदी में। कहाँ पे? गंगा नदी में। क्लियर है? उसके बाद है ऊँट। ऊँट आपको पता है कि मरुस्थल का जहाज है, रेगिस्तान का जहाज है, तो ये आपका क्लियर सी। उसके बाद पठार। अगर आपने अध्याय पढ़ा होगा तो पठार प आपको पामेर का पठार पढ़ा था, जो विश्व की छत है। तो उसके लिए देखिए, ये आपका पठार डी का। क्लियर है यहाँ तक डी तक चारों? गंगा का मैदान, गंगा सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? विश्व की छत। कई बार लिखने में मिस्टेक हो जाती है। विश्व विश्व की छत। उसके बाद गंगा का मैदान आप सोच रहे होंगे गंगा आएगा, सर ने ये गलत कर दिया, वेट कर रहे होंगे। आपको पता होगा कि गंगा का मैदान क्या है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है अभी। क्या होता है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो इसलिए इसको हम करेंगे धान का खेत। ई क्लियर है बात ये? उसके बाद है जलमार्ग। जलमार्ग के लिए किसका यूज़ करेंगे अगर इनमें हम देखेंगे, तो ये है आपका नदी, एफ का। उसके बाद है किलिमंजारो गिरीशरंग भी। ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में है। अकेला पर्वत है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, तो ये आपका डी के साथ मैच हुआ। उसके बाद यमुना, यमुना हमने पढ़ी थी सत्य और असत्य में भी कि ये एक सहायक नदी है, किस नदी की? गंगा की। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि सहायक नदी गंगा के साथ मैच कर देते, तो ये आपके ट्रू सॉरी मैच द फॉलोइंग। तो इसी के साथ ये अध्याय 3 है, उसके आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको अब ये चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे अभ्यास 4 के प्रश्न उत्तर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।